हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे। बैक टू बैक जो उद्गम सीरीज के आपको वीडियोस मिलने लग रही हैं, इनके थ्रू आप अपने रिवीजन को अच्छे से कर रहे होंगे और अपने पेपर के लिए आप बड़े कॉन्फिडेंट होंगे। हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। पिछले चैप्टर में हमने ग्रेविटेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम वर्क और एनर्जी के बारे में देखेंगे। जितने चैप्टर हमने पढ़े हैं बेटा, ये सारे एक दूसरे से लिंक हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं मोशन, तो मोशन करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? फोर्स की जरूरत पड़ी। फोर्स के नियम देखे, नियम के साथ में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा। के बाद अब हम देख रहे हैं इस फोर्स के कारण क्या होता है? वर्क होता है। वर्क का एनर्जी के साथ क्या संबंध है? बेटा, एनर्जी के बिना ना तो आप वर्क कर सकते और ना ही आप फोर्स लगा सकते। एनर्जी इज मस्ट टू डू एनीथिंग। तो एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ समथिंग टू डू वर्क। काम करने के लिए किसी भी चीज को जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है एनर्जी। और जब एनर्जी मिल जाती है तो तभी होता है वर्क। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम काम कैसे कैसे करते हैं। क्या हर वो चीज जिस पर हम अपनी एनर्जी लगाने लग रहे हैं, क्या वो काम में तब्दील हो पाता है? यहाँ पर ये बच्चा इस भारी पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये इसको यहाँ से हिला भी नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ ये बच्चा है जो कि ये पत्थर है, इसको ये गोल होने के कारण इसको लुढ़काने में कामयाब हो पा रहा है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ से 2 मीटर की ऊपर इन्होंने वेट लिफ्टर ने ये वेट उठाया। जब इसने यहाँ से उठाकर एनर्जी लगाकर ऊपर ये 2 मीटर ऊपर अपना वेट लिफ्ट किया, तब वर्क डन हुआ था। लेकिन ये 10 सेकेंड तक इसने क्या किया? इसको ऐसे के ऐसे रखा। वेट लिफ्ट को जब तक ये यहीं रखेगा, ना नीचे लेकर आएगा ना इसको हिलाएगा, तब तक ये मानो कि केवल एनर्जी कंज्यूम हो रही है बेटा, वर्क डन नहीं हो रहा है। आपको अब समझ में आ गया होगा कि केवल एनर्जी लगाने से, केवल फोर्स लगाने से वर्क डन साइंस की भाषा में नहीं होता है। फोर्स के साथ साथ आपको उस चीज के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी लाने की जरूरत पड़ेगी। तो जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, आप ये देखें कि क्या साइंस की भाषा में वर्क है। अभी अगर आप पूरा दिन एक ही चेयर पर बैठकर अपनी पढ़ाई पूरे दिन करने लग रहे हैं और आप वहां से बिल्कुल भी नहीं हिले, हटे ही नहीं अपनी जगह से, तो आपने फोर्स, आपने एनर्जी बहुत कंज्यूम कर ली बैठे बैठे, जिसके कारण आपको थकान होगी। लेकिन क्योंकि आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि आपकी ओरिजिनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन अगर सेम है, तो उसमें कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं है। और वर्क डन का फॉर्मूला मैंने बताया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो फोर्स के साथ में जब जीरो से गुणा करोगे कितने भी फोर्स को, तो वर्क डन हमेशा जीरो रहने वाला है। यहां पर देखो, यहां पर इस पर बल लगाया जा रहा है, ये बल भी इसी तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है। इसका मतलब यहां पर वर्क डन होगा। लेकिन यहां पर हम एक चीज और देखेंगे। यहां पर ये जो एंगल बना रहा है ना बेटा, इसको मान लो आप थीटा एंगल बना रहा है। हमें नहीं पता 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, कितने डिग्री बना रहा है। हमने बस किया कि यहां पर थीटा एंगल बना रहा है। तो यहां पर आपको एक अगर एक्सिस यहां बना दूं और एक एक्सिस यहां बना दूं, तो ये एक्स वाई एक्सिस में इस तरफ आगे बढ़ने लग रहा है। ये एक्स एक्सिस की तरफ भी नहीं है, वाई की तरफ भी नहीं है, ये दोनों के ही कंपैरिजन में बढ़ने लग रहा है ऊपर। तो बेटा यहां पर क्या होगा? जहां पर थीटा होता है ना, उसको हम मानते हैं कोस थीटा। और जहां पर ये थीटा से अलग, जिस पर एंगल बना हुआ है, इस एंगल से अलग जो एक्सिस होता है, उसे मानते हैं हम साइन थीटा। तो यहां पर जो ये थीटा है बेटा, इसमें हम एक चीज बोलते हैं, आप कई जगह देखोगे कि एफ इंटू डी नहीं लिखा मिलेगा, आपको मिलेगा एफ डॉट डी कोस थीटा। वो इसीलिए मिला बेटा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किसी एंगल में होने लग रहा है। किसी एंगल में जब ये होगा तो कोस थीटा, वो कोस थीटा की वैल्यू रखी जाती है, फिर उसकी वैल्यू निकाली जाती है। लेकिन आज के लिए आप इतना समझ लें कि ये कोस थीटा है क्या? ये थीटा बेटा यहां से निकला है। इसके इस एक्सिस पर, जिस एक्सिस पर एंगल बना हुआ है, उसको कोस थीटा से डिनोट करते हैं और दूसरे वाले को साइन थीटा से। तो यहां पर फोर्स लगा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट लगा हुआ है, और किसके कंपैरिजन में बेटा? यहां पर कोस थीटा के कंपैरिजन में। तो यहां तो है एफ डॉट डी, लेकिन यहां पर है बेटा इसके अगेंस्ट है एफ डी कोस थीटा। तो यहां पर जो वर्क डन लगेगा वो एफ डी कोस थीटा होगा। और मैं आपको यही बता देता हूं कि कोस अगर 0 डिग्री है तो उसकी वैल्यू होती है 1, लेकिन कोस अगर 180 डिग्री है तो इसकी वैल्यू होती है -1। ये आपको काम आएगा जब आप बताएंगे कि नेगेटिव वर्क हो रहा है। कब हो रहा है नेगेटिव वर्क? जब डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो आपको वहां समझ में आ जाएगा।
तो साइंटिफिक कंसेप्शन क्या है वर्क का, कि पहली चीज तो है कि फोर्स एक्ट होना चाहिए, कुछ ना कुछ फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि फोर्स नहीं लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगी कैसे। तो फोर्स लगाकर हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। तो फोर्स भी जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट भी जरूरी है। जहां पर ये दोनों चीजें होंगी वहां पर हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट इज वर्क, तो आप कहोगे वर्क इज सेड टू बी डन, तब कहा जाएगा कि वर्क हुआ है। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, जब एक फोर्स लगाया जाता है ऑब्जेक्ट पर और वो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए, कहां, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जब वो मूव करेगा तब हम कहेंगे कि ये वर्क हुआ है। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, इन दो लाइनों को। यहां देखो, यहां पर ये फोर्स इस तरफ है लेकिन ये खींच इस तरफ रहा है। जब ये इस तरफ खींच रहा है बेटा, तो यहां पर ये जो एंगल आया है ये कोस थीटा, तो ये एफ डी कोस थीटा। अगर यहां पर कैसे भी कोस 90 आ जाए तो कोस 90 का मतलब होता है बेटा जीरो। तो अगर यहां ऊपर से अगर फोर्स लगाया जाए तो वहां पर जो कोस थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोस 90, जबकि कोस 90 क्या होता है, जीरो। तो अगर ऊपर से कोई फोर्स लगाया जाता तो वर्क डन तब भी जीरो हो जाता। तो वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। फॉर्मूला वर्क का मैंने आपको बता दिया। यूनिट ऑफ वर्क आपको याद रखना है कि ये जूल होती है। यहां पर आप एक कुछ न्यूमेरिकल करेंगे कि कैसे आप निकालोगे कि वर्क डन हुआ कितना है। सबसे पहले यहां देखो, इस चित्र को देखो, इस चित्र के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये एक ब्लॉक है जिसको यहां से 8 मीटर दूर डिस्प्लेस किया गया है, और इसमें फोर्स भी बता रखा है ये कितना लगा हुआ है, वो है 7 न्यूटन। तो इसमें फोर्स आ गया है 7 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो गई है 8 मीटर। तो वर्क डन में क्या करना है, एफ और डी को आप बस गुना कर दो, उसी डायरेक्शन में फोर्स है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 7 अट्ठे 56। लेकिन आपको अगर इस तरह से फिगर नहीं दी और ये क्वेश्चन बोल दिया तो दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ो। ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो यहां पर फोर्स लिख दो 7 न्यूटन। द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट लिख दो 8 मीटर। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये बहुत जरूरी है कि सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर लग रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट होगी ही नहीं, क्योंकि वो अगर ऊपर से मैं इस पे फोर्स इधर लगाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। मैंने ऊपर से फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुई, तो जो हमने फोर्स लगाया वो भी नीचे लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हुई, तो यहां पर ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ, ये यहां पर 0 डिग्री हुआ, क्योंकि हमने फोर्स भी नीचे लगाया है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हुई है। तो जब दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में हो तो वहां पर एंगल तो कुछ बना ही नहीं ना, वहां पर 0 एंगल है, तो वहां पर वर्क डन होगा। लेकिन अगर ब्लॉक एक ही जगह है और हम फोर्स लगा रहे हैं और वो हिला ही नहीं है, तो यहां पर फोर्स लगा है, कोई डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर नहीं हो पाई, जिसके कारण वर्क डन 0 हो गया। और कोस के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो कि कोस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो जिसके कारण वर्क डन भी 0 हो जाता है। तो यहां पर सेम डायरेक्शन में है फोर्स के, तो आप क्या बताओगे कि यहां पर वर्क डन कितना हुआ है, वर्क हुआ है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 7 को 8 से गुना करके हम 56 जूल वर्क निकाल देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, लिख दो जो भी दे रखा है, डरना नहीं है न्यूमेरिकल से बिल्कुल भी, फॉर्मूला तुम्हें याद है, तुम तुरंत फॉर्मूले को लगाओ। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 2 मीटर। अब देखना क्या सेम डायरेक्शन में हुआ है, लिखा हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हमारा सॉल्यूशन सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। तो यहां डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा, 2 मीटर, तो वर्क डन आ जाएगा एफ इंटू डी, 5 को 2 से गुना कर दो, 10 जूल हमारा आंसर आ गया है। इतने आसान आसान क्वेश्चन है, आप इनको आसानी से कर लोगे। व्हाट इफ फोर्स इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मैंने आपको बताया है कि अगर आपने डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है और फोर्स ऑपोजिट लग रहा है तो क्या होगा, तो बेटा जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। और मैंने क्या बताया था, कोस थीटा, जब कोस 180 डिग्री हो जाए तो इसकी वैल्यू होती है -1। यहां जब हम वर्क डन निकालेंगे तो एफ डी कोस थीटा लिखेंगे, फिर एफ इंटू डी, कोस थीटा है कोस 180 डिग्री, तो एफ इंटू डी कोस -1, तो वर्क डन किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो उस टाइम पर हम कहेंगे कि नेगेटिव वर्क हो रहा है। लेकिन आप ये देखो कि आपने फोर्स उस तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट उधर कैसे हो गया, तो बेटा ये वो फोर्स है जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी की मूवमेंट तो आगे हो रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, लेकिन फोर्स पीछे खींच रहा होता है। तो उस टाइम पर हम ये कहते हैं कि फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा, वहां पर वर्क डन नेगेटिव में आता है। अगर हम ये कहें कि भाई आप ये बताओ कि जब हम चलते हैं या फिर हमारी गाड़ी चलती है तो नीचे से फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स भी बताया था आपको कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो वहां पर भी हम कहेंगे कि जो फ्रिक्शनल फोर्स जो के कारण जो काम हो रहा है वहां पर वो नेगेटिव होने लग रहा है, क्योंकि वो ऑपोजिट लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट उस तरफ है और फोर्स ऑपोजिट है। जब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वर्क डन तो होगा लेकिन वो नेगेटिव में होगा। ठीक है, टाइप ऑफ वर्क में इससे पता लग जाएगा हमें कि पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वहां पर सेम डायरेक्शन है तो कोस 0 हो गया है, कोस 0 +1 आ गया,
पॉजिटिव वर्क है। नेगेटिव वर्क में क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है, वहां पर कोस आ गया है 180 डिग्री, जिसके कारण -1 हो जाता है, तो जो वर्क डन है वो नेगेटिव हो जाता है। जीरो वर्क में क्या होगा, जब जीरो वर्क होगा जब परपेंडिकुलरली अगर हम उस पर एक्ट करेंगे, अगर वहां पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, या तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो या फिर फोर्स लगा तो वो परपेंडिकुलर लगा, तो वहां पर बेटा कोस 90 होता है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो वहां पर क्या हो गया, जीरो वर्क हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है, व्हेन डू यू से दैट वर्क इज डन, हम कब कहेंगे कि काम हो गया, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और उसके अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट आए, तब हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ काम हुआ है। राइट एन एक्सप्रेशन, लिख दो एफ डी कोस थीटा, या फिर लिख दो एफ इज इक्वल टू एफ इंटू, बस हो जाएगा काम। डिफाइन वन जूल ऑफ वर्क, अब वन जूल ऑफ वर्क, जूल होती है वर्क की यूनिट, और वन जूल कैसे निकालोगे, जब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है, जब फोर्स भी 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो, तब हम कहेंगे कि वो 1 जूल हुआ। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, ए पेयर ऑफ बुलक्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए प्लो, ये कह रहा है कि एक जोड़ा है बैलों का, वो 140 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं हल के ऊपर, और उन्होंने 15 मीटर लंबा जो खेत है वो जोत दिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी की उन्होंने कर दी 15 मीटर की। हाउ मच वर्क इज डन, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो एनर्जी है वो क्या है, एनर्जी यही है जो जिसके कारण किसी भी काम को करने की कैपेसिटी पैदा होती है। अगर आपके अंदर किसी काम को करने की कैपेसिटी है, तो वो कैपेसिटी जो है, जो पावर है आपके अंदर, जो वो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी ही एनर्जी है। और इट एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म सच एज काइनेटिक, पोटेंशियल और थर्मल, मतलब बहुत सारी फॉर्म में होती है, जैसे कि मैकेनिकल फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के बारे में अभी हम पढ़ लेंगे। हीट एनर्जी के रूप में भी होती है, केमिकल एनर्जी के रूप में भी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में भी होती है, लाइट एनर्जी के रूप में। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को भी हम देख लेते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, और इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, इनकी एसआई यूनिट भी पूछी जाती है। इन सब चीजों के ऊपर आप ध्यान देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, जब कोई ऊर्जा किसी ऑब्जेक्ट की गति के कारण पैदा हुई है, तो उस टाइम पर हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर आप भाग रहे हो और भागकर किसी चीज से टकराते हो तो ज्यादा चोट लगती है, लेकिन अगर चलते चलते खड़ी हुई चीज से टकरा गए हो तो वहां पर आपको कम चोट लगती है, या फिर चोट लगती ही नहीं है। क्योंकि चलते टाइम आपकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कम थी, और भागते टाइम जो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा एनर्जी के साथ में जब कोई काम करेंगे तो वो ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब हाफ ऑफ mv स्क्वायर। इसको याद कर लो बेटा, हर बार ये पूछा भी जाता है, पिछली बार भी आपके एग्जाम में पूछा गया था कि बताओ के मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी है, मास m है और v वेलोसिटी है, तो बताओ ये कैसे संबंधित है, मोमेंटम से, p से। उसमें मोमेंटम को लिख दिया बस p, कि p मोमेंटम है, तो बताओ कैसे ये एक दूसरे से संबंधित है। तो हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, और p की वैल्यू होती है mv। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि mv है और v भी है, तो क्या मैं इस m इंटू v नहीं लिख सकता, और इस mv को क्या मैं p नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं बेटा मैं हाफ ऑफ pv। तो काइनेटिक एनर्जी की एक संबंध इससे भी हो गया कि वो हाफ ऑफ pv भी होता है। यहां पर जो p है ये मोमेंटम है। तो मैंने पिछले चैप्टर में समझाया p इज इक्वल टू mv, इस चैप्टर में समझा रहा हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। अब वो क्या चेक करने लग रहे हैं जो एग्जामिनर है, वो ये चेक करने लग रहे हैं क्या आप इनके आपस के संबंध को आप अप्लाई कर पाते हो या नहीं कर पाते। जैसे ही ऐसी कोई चीज आए तो आप उसके फॉर्मूले को लिखो और देखो कि क्या ये फॉर्मूले एक दूसरे से कहीं ना कहीं संबंधित हैं, अगर हैं तो वो उनका रिलेशन आप निकाल पाओगे। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को आप याद करें, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, और क्योंकि जैसे वर्क डन की जो होती है एसआई यूनिट जूल होती है, वैसे ही एनर्जी की एसआई यूनिट भी क्या होगी, जूल ही होगी बेटा। यहाँ पर जो ये चलने लग रहा है, ये जो झूला है, ये जब जहां जहां जाएगा, क्योंकि ये मूवमेंट में है, तो ये काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहा है। यहाँ पर ये फुटबॉल है, ये जब ऊपर से नीचे आई है, तब भी इसने क्या गेन किया है, काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का संबंध सीधा सीधा हमारी मूवमेंट से है, मोशन से है, जिसमें हम दो चीजों को देखते हैं, एक मास को और एक वेलोसिटी को। अगर हमें मास और वेलोसिटी दे रखा तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। यहाँ देखो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, हमें सिर्फ ये देखना कि क्या मास दे रखा है, क्या वेलोसिटी दे रखी है। अगर मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और वेलोसिटी को स्क्वायर में कर दो, तो फॉर्मूला देकर लगा देंगे हम। मास यहाँ दे रखा है किलोग्राम, वेलोसिटी यहाँ दे रखी है 4 मीटर प्रति सेकंड, काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर कर दो, 1/2 मास की जगह पर क्या लिखोगे, 15 किलोग्राम, 1/15 इंटू v कहाँ है, वेलोसिटी, वेलोसिटी में आ जाएगा बेटा 4 मीटर प्रति सेकंड। आप यहाँ पर 4 को स्क्वायर करना ना भूलें, नहीं तो बात खराब हो जाएगी। 1/2
इंटू 15 इंटू 16 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर 120 जूल आंसर आ जाएगा। इतनी काइनेटिक एनर्जी इसने यूज की। ठीक है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, बता दो कि मोशन के दौरान मूवमेंट के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और एक्सप्रेशन लिख दो, एक्सप्रेशन का मतलब होता है फॉर्मूला लिख दो, हाफ ऑफ एम स्क्वायर होता है। और इसके साथ में जब खाली ये पूछा जाए ना एक्सप्रेशन लिखो, तो लिखो कि के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी है, एम का मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, वी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखो बेटा एक क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, अगर मास एम है मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर प्रति सेकंड इज 25 जूल। मतलब यहां पर वेलोसिटी दे दी है, काइनेटिक एनर्जी दे दी है और मास m दे रखा है। तो बताओ व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। जब इसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी तब कितनी काइनेटिक एनर्जी है, और जब इसकी वेलोसिटी 3 टाइम्स हो जाएगी तब क्या कितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को मैंने यहां भी लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन है। तो यहां पर जो जो दे रखा बेटा वो लिख लो। यहां मास दे रखा है क्या, m, वेलोसिटी दे दी है 5 मीटर प्रति सेकंड, काइनेटिक एनर्जी है ये। देखो एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 5 है और जो 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, उसकी गतिज ऊर्जा 25 जूल है। ध्यान से देखेंगे कि ये 25 जूल क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है बेटा 25 जूल। तो हमें आगे बताना है कि इसकी जब वेलोसिटी को डबल करेंगे तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जब डबल हो वेलोसिटी, तो उस टाइम के लिए भी हमें मास और वेलोसिटी दोनों का पता होना जरूरी है। हमें तो बस वेलोसिटी का पता है, मास तो पता ही नहीं है। तो हम यहां से मास निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो लिख देंगे हम यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे दी, 25 जूल। 1/2 मास m है, v का स्क्वायर, v देखो कितना बेटा 5 मीटर प्रति सेकंड यहां दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर कर दो तो 25 जूल। यहाँ 1/2 इंटू एम इंटू 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। तो बेटा यहाँ 25/2 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 25/2 एम। तो एम कितना आ जाएगा 25 इंटू 2/25, ये उधर जाकर उल्टा हो जाएगा 25 से 25, तो एम कितना आ गया बेटा 2 किलोग्राम। अब देखो व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। अब जो इसने पूछा है ना वो काम करेंगे हम। इन्होंने पूछा है कि भाई जब वेलोसिटी डबल हो जाए, वेलोसिटी पहले कितनी थी 5, अब डबल कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 2 गुना 5, तो कितना आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना है, अभी बता देते हैं। 1/2 मास का हमें पता लग चुका है 2, और v का स्क्वायर कितना है, मतलब 10 का स्क्वायर कितना आया बेटा, ये आ गया 100 जूल। मतलब कि जब हमने वेलोसिटी को डबल किया तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो 100 जूल आई। अब हम क्या करेंगे, जब वेलोसिटी को ट्रिपल कर दिया जाए, अगर ध्यान से देखना ट्रिपल कर दिया जाए तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में 1/2 एम की जगह पर 2, क्योंकि 2 किलोग्राम हमारा निकल गया है, और ट्रिपल कर दिया जाए तो कितना है 3 पंजे 15, तो यहां पर आएगा 15 का स्क्वायर, 2 से 2 फिर चला गया और 15 का स्क्वायर होता है 225। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई है 225 जूल। तो आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे, अगर इसको सीधे से भी निकाले हम कि अगर वेलोसिटी डबल होगी, पहले काइनेटिक एनर्जी 25 थी, ठीक है, जब ये डबल हुई, वेलोसिटी डबल हुई, वेलोसिटी का स्क्वायर हुआ, फिर इसका मतलब 4 गुना हो जाएगी, तो जब 25 को हम 4 से गुना करेंगे तो 100 जूल आ गया। लेकिन जब वेलोसिटी ट्रिपल हो गई, जब वेलोसिटी ट्रिपल हो गई तो क्या होगा बेटा, जब वेलोसिटी ट्रिपल होगी तो v का स्क्वायर होता है ना, तो 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 9 गुना हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी पहले 25 थी तो 25 को 9 से गुना करोगे तो 225 ही होगा। इसका मतलब जब वेलोसिटी को डबल किया गया तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हुई। देखो पहले 25 थी, फिर 25 को 4 से गुना किया तो 100 आ जाएगा सीधा सीधा, यहाँ पर 100 निकला हुआ। लेकिन जब वेलोसिटी को ट्रिपल किया गया तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर से संबंधित है, वेलोसिटी के स्क्वायर से। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो जब ट्रिपल की गई तो 9 गुना काइनेटिक एनर्जी, जब वेलोसिटी डबल की गई तो 4 गुना काइनेटिक एनर्जी में अंतर देखने को मिला। अब करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब बेटा पीओ, इससे याद करो पोजीशन कि वो किस जगह पर है। अगर वो ग्राउंड से हाइट पर है, किसी हाइट पर है, तभी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, नहीं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। अगर पोटेंशियल अगर बिल्कुल ग्राउंड पर है, जीरो लेवल पर ग्राउंड है और वहीं पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी कोई भी हाइट नहीं है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। देखो होता क्या है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं तो हम इसमें कोई फोर्स लगा रहे होते हैं, और फोर्स है mg जब ऊपर उठाया है, और तो किसी हाइट तक हम लेकर गए, उस हाइट तक लेकर जाने के लिए फोर्स इतना है और हाइट लगी है कुछ ना कुछ। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी उसने जो गेन की, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का वर्क किया उसने, तो दोनों को जब हमने मिलाया तो हमें क्या मिला, m इंटू जी इंटू एच। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता लग गया mgh, और इसको
अब mgh को mdh से मिलाकर आप याद कर सकते हो, mdh मत लिखना लेकिन mgh बोलना। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड, वो बाय मोशन था, बॉडी के मोशन से, बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, किस स्थिति में है और कहां है, कितनी दूर है, नीचे से कितनी दूर है, उसकी हाइट अगर बिल्कुल जीरो है, हाइट जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही हाइट जीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। जब ये एक जगह पर खड़ा हो, ऊंचाई पर है ये पानी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी गेन किए हुए है, लेकिन जैसे ही ये नीचे गिरता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब ये है बेटा कि हम जो एनर्जी देख रहे हैं आसपास, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म में बदल रही है, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट m इंटू जी इंटू एच, जरूरी नहीं है किसी भी तरफ से आए, अगर ये कोई सीढ़ी से आ रहा है, सीढ़ी से उठ के यहाँ पहुंच रहा है, बहुत जगह से घूम घूम के यहाँ तक पहुंचा हुआ है, कोई मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि ये जहां हम जो रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं उस जगह से कितनी ऊंची है, तो उस जगह से हम इसकी हाइट मापेंगे और फिर हम इसको m इंटू जी इंटू एच कर देंगे इसका मास देखकर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल और द जीरो लेवल यू चूज। आपने अगर एक मेज के ऊपर से देखा है कि इतनी हाइट है, तो यहां के कंपैरिजन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो देखेंगे। अगर इस टेबल की बजाय आप ग्राउंड से देखते हो, तो वहां से हम ये देखेंगे कि वहां से ग्राउंड लेवल से उसकी हाइट कितनी है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी बेटा बदल जाएगी। कि हाइट कितनी है ये देखना पड़ेगा, आपका मास कितना है वो देखना है। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद में जो आप मास इंटू जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस जगह पर खड़े होने के बाद में आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो निकल जाएगी। पाथ 1 से गए हैं या फिर पाथ 2 से लेकर गए हैं इस ब्लॉक को इस पॉइंट तक, वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता कि कितनी हाइट पर है। फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम, यहां लिख दो मास 10 किलोग्राम, व्हेन इट्स ए हाइट 6 मीटर, हाइट 6 मीटर अबव द ग्राउंड, जी की वैल्यू दे रखी है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहां देखो बेटा, हाइट मीटर में है, जी भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में है और मास किलोग्राम में है, तो यही यूनिट होती है, तो हमें यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यहां पर नहीं लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, आपको खुद अंदाजा लगाना है कि कौन सी एनर्जी पोजेस होगी। जब ये किसी एक ग्राउंड से किसी हाइट पर खड़ा है तो वहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, हमें खुद अंदाजा लगाना है कि जो एनर्जी ये पोजेस करने की बात कर रहा है, कहीं सोचने लग जाओ यहाँ पर तो हाफ ऑफ एमवी स्क्वायर लगना है, इसमें तो वेलोसिटी दे ही नहीं रखी है, हम कैसे इसको निकालेंगे, नहीं बेटा, इसमें हाइट पर खड़ा हुआ है ये ग्राउंड से, और जब ऐसी बात हो तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी काम आती है, जिसका फॉर्मूला होता है mgh। तो इसका फॉर्मूला हो गया 10 गुना 6 गुना 9.8, बस इसको 6 को 98 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ऊर्जा संरक्षित है, ऊर्जा ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते ना ऊर्जा को बना सकते, ये केवल कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे कि बांध पे बताया, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है, वही चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में हो रही है। वही काइनेटिक एनर्जी आगे चलकर अगर बांध है, यहां पर टरबाइन लगा रखी है, तो वो टरबाइन को घुमा देती है, और जब वो टरबाइन को घुमा देती है तो वहीं से मिल जाती है हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी बनी थोड़ी थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तो चेंज हुई है काइनेटिक एनर्जी से, ये काइनेटिक एनर्जी बनी थोड़ी थी, ये तो पोटेंशियल एनर्जी से चेंज हुई है। तो हम कहेंगे कि कैन ओनली बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर एनर्जी, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो इसको डिस्ट्रॉय कर सकते ना ही इसको हम क्रिएट कर सकते। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, अगर मैं यहां पर कहूं कि यहां पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल, जब ये वापस नीचे आएगा ना बेटा, जितनी हाइट नीचे आती चली जाएगी, नीचे आती चलेगी, नीचे आती चलेगी, उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती चलेगी, और जितनी नीचे आती चलेगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, और लास्ट में ये जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेगा, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को दोनों को जोड़ेंगे, यहां पर 10 जूल है, यहां पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो यहां पर इस पॉइंट पर, ये एक हाइट पर है, इस पॉइंट पर इसकी एनर्जी 10 जूल है। जब ये नीचे आएगा ग्राउंड पर, वहां पर h 0 हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी 10 जूल हो जाएगी। तो कांस्टेंट रही ना, टोटल जो एनर्जी रही, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कांस्टेंट मतलब स्थिर है, और ये हर सिचुएशन के लिए, हर प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करती है कि एनर्जी केवल चेंज होती है, और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। पोटेंशियल एनर्जी को आप कह सकते हो mgh और काइनेटिक एनर्जी को कह सकते हो आप mv स्क्वायर, ये हमेशा एक ही
रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, जो पहले थी वही बाद में रहेगी। अब पावर की बात कर लेते हैं। पावर कहां काम आते हैं बेटा, ये देखते हैं कि किस दर के साथ वो काम होने लग रहा। काम कैसा भी हो सकता है, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने में जो हम कितनी जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्म हो रही है, इसका मतलब वहां पर पावर ज्यादा लगी हुई है। अगर बहुत तेज गति में पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेजी तेजी से काइनेटिक एनर्जी बन रही है, और उतनी ही तेजी से टरबाइन को घुमा रही है, उतनी ही तेजी से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पावर ज्यादा दे रही है। तो वहां पर कितनी जल्दी काम हो रहा है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। पावर की डेफिनेशन यही याद कर लो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की दर ही पावर है। अगर मैं बहुत तेजी तेजी से इसको खींचने लग जाऊंगा, तेजी तेजी से, तो वहां पर ये काम जल्दी जल्दी होने लग रहा है, इसका मतलब मुझे ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी। अगर मैं धीरे 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 आराम आराम से इस रस्सी से इस बाल्टी को ऊपर खींचने वाला हूं, तो मैं इसका मतलब कम पावर लगा रहा हूं, काम करने की जो गति है वो भी कम है बेटा, तो वहां पर पावर कम हो जाएगी। व्हाट इज पावर मैंने बता दिया, रेट ऑफ डूइंग वर्क। डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। तो सबसे पहले तो पावर का फॉर्मूला देखो, क्या बताया, कितना काम हो रहा है कितने टाइम में, ठीक है। पावर की यूनिट होती है बेटा वाट, यहां पर लिख देता हूं, पावर की यूनिट होती है वाट। अगर पावर 1 वाट है तो सब जगह 1 लिख दो। वर्क डन क्या है, 1 जूल। अगर 1 जूल का काम हो रहा है 1 सेकंड में, तो ये हो गई 1 वाट। इसके फॉर्मूले से ही बनी है इसकी डेफिनेशन 1 वाट ऑफ पावर की, कि जब 1 जूल का वर्क डन हो 1 सेकंड के अंदर, तो उस टाइम के लिए जो पावर की जरूरत पड़ेगी वो होगी 1 वाट। डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर के बारे में अभी हम पढ़ लेंगे। पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कितनी जल्दी काम होता है, इसका मैंने फॉर्मूला भी बता दिया है। इसमें वर्क डन की जरूरत पड़ती है, जो टाइम लगेगा उसकी। यहां पर इन दोनों को याद कर लो एक बार। तो किलोवाट है, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे 1 किलोवाट में 1000 वोट होते हैं। 1 मेगावाट में होते हैं बेटा 10 की पावर 6 वोट, मतलब 1 के पीछे 6 जीरो, ठीक है। इतने वोट क्या होती है 1 मेगावाट। ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ऊपर लिख देंगे 1 मेगावाट और नीचे लिख देंगे 10 की पावर 2 वोट, 10 की पावर 3 वोट, 10 की पावर 5 वोट, 10 की पावर 6 वोट। तो उसमें से कोई एक ठीक बताओ, तो 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वोट। यूनिट ऑफ पावर मैंने आपको वही बता दी थी, वोट होती है, और 1 वाट में 1 जूल पर सेकंड होती है। ये मैंने 1 वाट की डेफिनेशन भी बता दी थी, कि जब 1 जूल पर सेकंड की गति से एनर्जी कंज्यूम होगी, मतलब वर्क डन 1 जूल होगा और सेकंड टाइम लगेगा उसमें 1 सेकंड, तो उस वर्क डन में जो पावर लग रही है वो है 1 वाट। एवरेज पावर डिवाइडिंग द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोटल टाइम टेकन। जितनी एनर्जी, एनर्जी मतलब mgh, और कितना टाइम, तो ये फॉर्मूला इसका एक और बन जाएगा। क्योंकि बेटा जो वर्क डन है वो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर जो पावर लगाई गई है वो फोर्स में आ गई mg, और डिस्प्लेसमेंट में आ गई वो पावर कितनी उसको डिस्प्लेसमेंट उसने दी। तो यहां पर हम टोटल एनर्जी कंज्यूम बटा टोटल टाइम टेकन में भी एवरेज पावर निकाल सकते हैं। अगर पावर का क्वेश्चन आ जाए कि पावर बताओ, तो हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक m, एक g, एक h और एक t। इस तरह से हम निकाल देंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ए लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकंड। तो इन्होंने बता दिया ना, पावर बताओ, तो एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है वो लिख दो, या फिर वर्क डन, या तो वर्क डन या फिर एनर्जी कंज्यूम, ये दोनों एक ही बात है, अपॉन टाइम। तो 1000 जूल अपॉन 10, तो 100 वाट। यहां आप जूल मत लिखना क्योंकि ये सेकंड है, जूल पर सेकंड होता है वाट, ठीक है। तो पावर आ गई है 100 वाट। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हमने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब केवल एक चैप्टर इंपॉर्टेंट रह गया आज साउंड का। 12वां चैप्टर में 5 से 6 नंबर का ही आता है, उसके अंदर से ज्यादा नहीं आता है, तो उसको हम बाद में देखते हैं। लेकिन अभी हमारा एक चैप्टर और मेन पेंडिंग बच गया है, जो कि साउंड, वो भी जल्दी से आपको मिल जाएगा। आप तब तक जितनी भी लेक्चर आपको मिले हैं उनको बार बार रिवाइज करते रहें, इन्हीं के अंदर से आपका पेपर आने वाला है बेटा। आप एक बेहतरीन स्थिति में होंगे अगर आप इनको अच्छे से रिवाइज करके जाओगे, तो आपकी मेहनत जरूर सफल होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत।